हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अपन ने कुछ टॉपिक पढ़े थे। अपन ने एक टॉपिक सबसे पहले तो दो लेक्चर पढ़े थे सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि क्या क्या पढ़ा था। एक तो अपन ने दो किरचॉफ के नियम पढ़े थे, उस बेस पे एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे। उसके बाद अपन ने किरचॉफ नियम की सहायता से सर्किट सॉल्व करने के दो मेथड पढ़े थे। वो दो मेथड थे अपने पास, एक तो लूप एनालिसिस, एक नोड एनालिसिस। तो उसके बाद ये 4-5 टॉपिक हो गए थे। उसके बाद अपन आते हैं कि 4 टर्मिनल नेटवर्क, कुछ डेफिनेशन है, 4-5 तरह की डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी क्या आएगी, कुछ पैरामीटर आएंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क की। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क किसे कहते हैं। अपने पास यदि नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने नेटवर्क बताया था। नेटवर्क यानी जाल। जाल किसे कहते हैं, जो अपना फर्स्ट लेक्चर था सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने बताया था कि जाल किसे कहते हैं। तो जाल किसे कहते हैं मैंने बताया था। किसे कहते हैं जाल, कि अपने पास क्या हो, कोई भी विद्युत स्रोत, यानी कोई भी क्या हो, बैटरी या सेल जुड़ी हुई हो, वो तो क्या कहलाता है अपना विद्युत स्रोत। और कोई भी विद्युत चालक का अवयव यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो, कुछ एलिमेंट जोड़ रखे हो, चाहे एल हो, सी हो, आर हो, डायोड हो या ट्रांजिस्टर हो, तो वो सभी मिलकर कोई सर्किट बनाते हैं, वही अपना क्या कहलाता है, जाल कहलाता है। तो यही क्या अपना एक नेटवर्क है। यदि अपन ने बात करें कि नेटवर्क, तो नेटवर्क तो अपन पढ़ चुके थे कि नेटवर्क क्या था अपने पास, कि या जाल क्या था, कोई भी विद्युत स्रोत और विद्युत चालक अवयव के द्वारा किसी परिपथ का निर्माण किया जाता है, वही क्या कहलाता है, अपना जाल या नेटवर्क कहलाता है। अब अपन ने नेटवर्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया। नेटवर्क को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक पार्ट तो हो जाएगा अपने पास 4 टर्मिनल नेटवर्क, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो डायग्राम में मैंने वैसे तो डिफरेंस बता रखा है। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या, अपना 4 टर्मिनल नेटवर्क। सेकंड है अपने पास 3 टर्मिनल नेटवर्क और थर्ड है अपने पास 2 टर्मिनल नेटवर्क। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या रहता है, अपने पास ये वाला क्या हो गया, एक तरह से नेटवर्क हो गया, यानी कह सकते हैं कि ये अपना क्या है, एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क कौन सा है, 4 टर्मिनल, यानी 4 टर्मिनल नेटवर्क है। इसमें 4 टर्मिनल क्यों कहा गया इससे, क्योंकि अपने पास क्या, इसमें जो टर्मिनल है वो टर्मिनल कितने, इसमें 4 टर्मिनल यानी 4 टर्मिनल है। देखो एक टर्मिनल ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल कितने टर्मिनल हो गए, 4 टर्मिनल। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें 4 टर्मिनल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 4 टर्मिनल नेटवर्क कहा जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें इनपुट कौन सा, आउटपुट कौन सा। तो यदि मानते हैं कि ये तो क्या अपना माना कि V1 तो क्या अपना वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। यदि करंट माने तो वो करंट क्या होगा, अपना I1। ऐसे अपने पास यदि आउटपुट वोल्टेज और वो माने तो वो क्या होगा, V2 और I2। तो I2 होगा वो क्या होगा अपने पास, I1 और I2। तो ये तो होगा अपना इनपुट वोल्टेज करंट और ये होगा अपना आउटपुट वोल्टेज करंट। तो अब अपन बात करते हैं कि इसमें चतुर टर्मिनल जाल किस लिए कहा गया, तो वही अपने पास कंसेप्ट है, 4 टर्मिनल होने के कारण इसे क्या कहा गया, चतुर टर्मिनल या 4 टर्मिनल नेटवर्क कहा गया। अब अपन बात करते हैं इसमें द्विद्वारक जाल, एक इसमें पेयर आता है द्विद्वारक जाल, तो वो किसे कहते हैं। द्विद्वारक जाल की बात करें तो यानी 2 पेयर, यानी इसमें क्या हो, अपने पास 2 गेट, 2 गेट यानी जो द्वार होते हैं जिसे बोलते हैं द्विद्वार। द्विद्वार यानी द्विद्वार का मीनिंग क्या होता है, अपने पास 2 गेट होने चाहिए। 2 गेट यानी देखो यहाँ पे भी मैंने 1-1 नाम दिया है, तो इसे तो कह सकते हैं कि एक वाला ये द्वारा गेट है, दूसरा क्या है 2-2 नाम दिया, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये दूसरा गेट है, यानी मैं इसको नाम दे सकता हूँ, ये तो क्या हो जाएगा अपने पास निवेशी द्वार, निवेशी द्वार, और ये हो जाएगा अपने पास निर्गत द्वार। यानी कह सकते हैं कि अपने पास कितने गेट है, 2 गेट है, यानी ये तो है इनपुट और ये है अपने पास आउटपुट। तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास, 2 द्वार हो जाएंगे या 2 गेट हो जाएंगे, यानी इनपुट गेट एक या आउटपुट गेट एक। यानी ये क्या होता है, ये एक पेयर कहलाता है और ये एक पेयर कहलाता है। तो ये जो दोनों पेयर है, ये पेयर अपने पास टोटल कितने, 2 है, तो 2 पेयर के कारण इसे क्या कहते हैं, द्विद्वार जाल भी कहते हैं और 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे अपने पास, इसमें मान लिया अपन ने कोई भी विद्युत स्रोत या इलेक्ट्रिक एलिमेंट जोड़ दिया। इलेक्ट्रिक एलिमेंट में एलिमेंट यानी जो L है, C है, R है, डायोड, ट्रांजिस्टर, तो वैसे इसमें जो 4 टर्मिनल नेटवर्क में जोड़े जाते हैं एलिमेंट, वो ओनली वो टर्मिनल जोड़े जाते हैं वो क्या हो, सरल रेखीय हो, यानी जो लीनियर प्रॉपर्टी शो करते हो। लीनियर प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि अपने पास V और I के बीच में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा आना चाहिए, अपने पास सरल रेखा आना चाहिए। यानी वो सरल रेखा के लिए अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन कौन से आते हैं, L, C और
आर आते हैं। तो इस 4 टर्मिनल नेटवर्क में जो यहाँ पे बीच में एलिमेंट जोड़े जाते हैं वो कौन से जोड़े जाते हैं, सरल अवयवी परिपथ, यानी सरल अवयवी यानी जो LCR या इस टाइप के जो सर्किट है, ऐसे सर्किट जो क्या हो ओम के नियम का पालन करते हैं, या फिर बी और आई के बीच का ग्राफ क्या देता है अपन को, स्ट्रेट लाइन देता है, तो वो क्या कर सकते हैं अपने इसमें जोड़ सकते हैं। तो वही अपना जाल क्या कहलाता है, 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। तो कुछ है नहीं ज़्यादा वो नहीं है, केवल डेफिनेशन ही है 4 टर्मिनल नेटवर्क, क्योंकि इसमें टर्मिनल कितने 4 है, 1 2 3 4, 2 पेयर होते हैं यानी 2 गेट होते हैं, एक इनपुट गेट हो गया, दूसरा आउटपुट गेट हो गया। यदि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज की बात करें तो ये क्या हो गया, इनपुट करंट तो हो गया अपने पास, इनपुट करंट तो हो गया I1, इनपुट वोल्टेज हो गया V1, इनपुट वोल्टेज कितना हो गया V1। ऐसे ही आउटपुट करंट हो गया, आउटपुट करंट हो गया अपने पास I2, और आउटपुट वोल्टेज हो गया V2। तो ये क्या हो जाएगा अपना एक 4 टर्मिनल नेटवर्क बन जाएगा। अब इसमें वही 4 टर्मिनल नेटवर्क में ध्यान रखना, यहाँ बीच में कोई भी एलिमेंट जोड़ सकते हैं। एलिमेंट में चाहे आप यहाँ तो मान लिया कि क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी, बैटरी से क्या होगा करंट प्रवाहित होगा। यहाँ पे बीच में क्या जोड़ दिया मैंने, कोई भी L जोड़ दिया, C जोड़ दिया, R जोड़ दिया, इंडक्टर जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ सकते हो आप जो मानते हो। L के अपने पास प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध, तो ये सब जोड़ के अपन जो टर्मिनल बनाते हैं वही क्या कहलाएगा अपना 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाएगा। तो यहाँ पे जो बीच में ये बॉक्स बन रहा है इसकी जगह आपको क्या जोड़ना है, ये वाले एलिमेंट जोड़ सकते हो। उसको जोड़ने के साथ जो एलिमेंट या जो अपना जाल बनेगा वही क्या कहलाएगा 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं इसमें सेम 3 टर्मिनल नेटवर्क। अब 3 टर्मिनल देखो यहाँ पे तो क्या था अपने पास 4 टर्मिनल 1 2 3 और 4, या फिर 1 2 3 और 4 टर्मिनल थे। अब यहाँ पे जब आप बात करते हो तो यहाँ पे जो टर्मिनल की बात करेंगे वो कितने अपने पास, फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये वाला है और थर्ड ये वाला है। यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, बीच में कोई भी एलिमेंट जोड़ दिए, तो वो एलिमेंट कौन से, वही जो आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 टर्मिनल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, 3 टर्मिनल नेटवर्क कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला टर्मिनल था ये कैसा था, अलग अलग था। अब यहाँ पे जो ये वाला और ये वाला टर्मिनल था उसको मैंने क्या कर दिया, एक कॉमन कर दिया, यानी एक ही लाइन से जोड़ दिया। तो ये वाला क्या कहलाएगा अपना 3 टर्मिनल नेटवर्क, क्योंकि इसमें टर्मिनल कितने होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। जब 3 टर्मिनल होते हैं तो ये क्या कहलाएगा 3 टर्मिनल जाल कहलाएगा। अब इस बॉक्स में अपन क्या करते हैं, विद्युत चालक अवयव जोड़ते हैं। अब अपन इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, एक टर्मिनल को यानी जो एक सिरा होता है या एक लाइन होती है उसको क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। यानी जो एक टर्मिनल होता है यानी ये वाला और ये वाला टर्मिनल, यानी एक टर्मिनल को क्या किया, कॉमन कर लिया। यानी ये क्या है अपना उबेनिश टर्मिनल है, जो इसमें भी काम कर रहा है और इसमें भी काम कर रहा है, यानी 1 2 और 3, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 टर्मिनल कहा जाता है। बाकी इसमें भी एलिमेंट आप जोड़ सकते हो, विद्युत चालक अवयव जो भी होते हैं, LCR जोड़ो, चाहे डायोड जोड़ो, चाहे ट्रांजिस्टर जोड़ो। यदि बात करते हैं अपन 2 टर्मिनल नेटवर्क की, तो 2 टर्मिनल नेटवर्क में क्या होता है अपने पास, 2 टर्मिनल होते हैं। अब 2 टर्मिनल में देखो यहाँ पे जब अपने पास टोटल तो क्या थे 4 टर्मिनल थे, उसको मैंने क्या किया, 2 तो अपने पास ये रह गए। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे इन 2 को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मीनिंग है कि उसी को एक का दूसरे के साथ जोड़ना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये वाला जो सर्किट था ये 2 टर्मिनल थे उनको क्या कर दिए, एक ही बिंदु से मिला दिए या फिर शॉर्ट कर दिए। तो कह सकते हैं कि इसमें अब कितने टर्मिनल बचे, 2 टर्मिनल बचे। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें यदि गेट की बात करें तो केवल क्या बचा अपने पास, इनपुट गेट बचा। तो ये वाला क्या कहलाएगा अपना 2 टर्मिनल जाल कहलाएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क कहलाता है वो अपना कहलाता है 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसके बेस पे इसके कुछ पैरामीटर भी आएंगे, इसके कुछ थ्योरम भी आएगी। तो वो सब किसके बेस पे है, 4 टर्मिनल नेटवर्क पे। तो ये जस्ट तीनों डेफिनेशन थी। मैंने डेफिनेशन वैसे आपको नोट्स में अलग अलग लिखनी है। सबसे पहले 4 टर्मिनल नेटवर्क की लिखनी है, वो क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही 3 टर्मिनल नेटवर्क कैसा उसका डायग्राम होता है, कितने टर्मिनल होते हैं, कौन सा टर्मिनल को कॉमन किया जाता है। 2 टर्मिनल में क्या होता है, अपन जिसको 2 सिरे को क्या करते हैं, उबेनिस्ट या शॉर्ट कर देते हैं। तो इसमें कितने बचते हैं, 2 टर्मिनल। या फिर कह सकते हैं कि इसमें यदि गेट की बात करें तो क्या बचता है, केवल एक गेट बचता है। यानी यहाँ पे द्विद्वार था, तो यहाँ पे क्या था अपने पास, ये इनपुट था, ये आउटपुट था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विद्वार कहते हैं। तो ये आपके तीनों टर्मिनल थे। तो टर्मिनल को एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये सब थ्योरी आपको बना के लिखनी है, 4 टर्मिनल नेटवर्क, 3 टर्मिनल नेटवर्क और 2 टर्मिनल नेटवर्क।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अपन ने तीनों नेटवर्क देख लिए थे, 4 टर्मिनल नेटवर्क, 3 टर्मिनल नेटवर्क और 2 टर्मिनल नेटवर्क। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले 2 डेफिनेशन आती है अपने पास। तो सबसे पहले आती है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। तो ये ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आपके लिए शायद नया भी होगा। ये डायग्राम आप पढ़ चुके हो पहले 4 टर्मिनल नेटवर्क में। तो यही मैंने क्या किया, 4 टर्मिनल नेटवर्क का एक डायग्राम बनाया, या कोई कह सकते हैं कि ये क्या है, इतना एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में माना क्या है मैंने, यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास 4 टर्मिनल थे, ये और ये 4 टर्मिनल। ये इसका इनपुट क्या, इसे 2 पोर्ट टर्मिनल या 2 पोर्ट गेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि द्विद्वारक जाल भी कहते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विद्वार है, यानी 2 पोर्ट है। इसमें 1 पोर्ट ये है और 1 पोर्ट ये इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले तो 4 टर्मिनल नेटवर्क को आपको डिफाइन करना है कि 4 टर्मिनल नेटवर्क किसे कहते हैं, इसके अंदर ही। उसके बाद क्या करना है, आपको नेटवर्क में जो डायग्राम की थ्योरी है वो लिखनी है। इसमें क्या किया, किसी भी अपने पास जो इनपुट था, इनपुट में क्या किया मैंने, वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया, यानी कोई भी बैटरी जोड़ दिया, कोई भी जनित्र जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या, आपने कोई भी एसी सोर्स जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या, ये इसका इनपुट का काम करेगा। तो कह सकते हैं कि V1 इसका जो वोल्टेज है, यानी इनपुट वोल्टेज है, वो तो कितना है, V1 है। इनपुट करंट है वो I1 है। ऐसे ही अपन बात करते हैं, इसमें आउटपुट वोल्टेज V2 है और आउटपुट करंट कितना है, I2 है। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे जब वोल्टेज सोर्स जोड़ा, यानी कुछ ना कुछ सर्किट में अपन मापेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मेजरमेंट करेंगे। तो उसी मेजरमेंट के लिए मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, ZL, यानी लोड इम्पीडेंस डाल दिया, या लोड प्रतिरोध डाल दिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपना एक नेटवर्क। यदि 4 टर्मिनल नेटवर्क में आपको और कुछ उसके बिहेव के बारे में जानना है, तो देखो अपने पास यहाँ पे 4 टर्म आ रही है। एक तो आ रही है अपने पास I1, एक आ रही है V1। ये तो क्या अपना इनपुट के लिए है। यदि ये तो क्या अपना इनपुट के लिए ये 2 टर्म आ रही है। यदि आउटपुट के लिए जो टर्म आ रही है वो कौन सी आ रही है अपने पास, I2 और V2। तो ये अपने पास क्या है, 4 टर्म है। यानी किसी भी टर्मिनल के बिहेव के बारे में जानना है या उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, तो अपने को 4 टर्म से मेजर कर सकते हैं। I1 आएगा, V1 आएगा, I2 आएगा और V2 आएगा। तो ये जो चारों टर्म है, इसी से अपन क्या करेंगे, इस टर्मिनल का बिहेव कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा किसे कहते हैं। अब परिचालन बिंदु, मान लिया कि अपने पास 2 लूप है, 2 लूप, यानी मान लो कि एक बार के लिए ये लूप है अपना, ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, यानी क्या करें, किसी एक लूप में एक वोल्टेज सोर्स जोड़े। यानी ये मैंने क्या किया, किसी भी एक लूप में क्या जोड़ दिया, वोल्टेज सोर्स ऐड किया है। यदि वोल्टेज सोर्स ऐड करने में क्या होगा, उसमें करंट प्रवाहित होगा। तो कह सकते हैं कि एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, उसी स्रोत के कारण उसी लूप में क्या हो, धारा प्रवाहित हो, तो वो क्या कहलाएगा अपना, V/I का जो अनुपात कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा अपना, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाएगा। तो अपन लिख सकते हैं, एक बार लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, तो उसके कारण, उसके द्वारा उसी लूप में धारा प्रवाहित होती है, और जो दूसरे वोल्टेज स्रोत है उसको आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं, और दूसरे वोल्टेज स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये अपना क्या कहलाएगा, इनपुट परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। यानी क्या किया अपन ने, यदि किसी लूप में, मान लिया कि अपने पास 2 लूप थे, यदि किसी एक लूप में क्या किया, वोल्टेज सोर्स ऐड किया, उसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा उसी लूप में क्या हो रही है, यानी यहाँ पे सोर्स ऐड किया और इसी के द्वारा इस लूप में क्या हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है। तो अपने पास जो V/I का अनुपात आता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापित कर देते हैं।
देखो अपन ने पढ़ा था, अपन ने नेटवर्क पढ़ लिया था, एक तो 4 टर्मिनल नेटवर्क, एक तो 3 टर्मिनल नेटवर्क और एक 2 टर्मिनल नेटवर्क। तो मैंने यहीं पे एक अपने पास दो डेफिनेशन आती है, एक तो आती है एक परिचालन बिंदु प्रतिबाधा यानी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, उसके बाद अपने पास एक डेफिनेशन आती है आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो अपन को देखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके बहुत जगह काम आएगी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो 4 टर्मिनल नेटवर्क की। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क किसे कहते हैं इसकी जस्ट पहले बता दिया था आपको। तो मैंने यहीं पे क्या बताया, 4 टर्मिनल नेटवर्क का डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे क्या अपना ये वाला क्या हो गया, अपना एक नेटवर्क हो गया। यहाँ पे कितने टर्मिनल हो गए, 1 2 3 4 यानी 4 टर्मिनल हो गए। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें द्विद्वारक यानी 2 पोर्ट, यानी एक इनपुट पोर्ट दूसरा आउटपुट पोर्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो इनपुट वाला था इसको जोड़ दिया किसी भी वोल्टेज सोर्स यानी यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एसी सोर्स। यहाँ हो सकता है कोई भी जनित्र जोड़ दिया, या हो सकता है सेल या बैटरी भी जोड़ सकते हो। तो कोई भी सोर्स जोड़ दिया, उसी सोर्स के कारण इसका जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज कितना होगा अपना V1 और इनपुट करंट कितना होगा अपना I1। तो मैंने लिख लिया कि जो इनपुट है वो अपना इनपुट I1 करंट है और V1 क्या है, वोल्टेज है। इसी प्रकार अपन दूसरे की बात करते हैं तो ये क्या अपना आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट यानी I2 क्या हो गया, आउटपुट करंट हो गया, V2 क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब जब यहाँ पे स्रोत जोड़ा है यानी इसमें करंट प्रवाहित होगी। जब करंट प्रवाहित होगी तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें कुछ ना कुछ अपन मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे ZL यानी लोड इम्पीडेंस लगा दिया। लोड इम्पीडेंस कहाँ दिया, जहाँ पर अपन मेजरमेंट करते हैं यानी जहाँ पर अपन आउटपुट लेते हैं वहाँ क्या लगाते हैं अपन, लोड इम्पीडेंस लगाते हैं। तो वो क्या मैंने लोड इम्पीडेंस लगा दिया। तो अपने पास जो डेफिनेशन है वो क्या, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। तो ये किससे कहते हैं, मान लिया कि अपने पास 2 लूप है। यदि 2 लूप की बात करें, मान लो एक बार एग्जांपल के लिए ये वाला फर्स्ट लूप हो गया, ये वाला सेकंड लूप हो गया, यानी फर्स्ट लूप और सेकंड लूप अपने पास कितने लूप है, 2 लूप है। यदि बात करें, यदि इसमें मैंने क्या किया, एक लूप में वोल्टेज सोर्स ऐड किया है। यदि एक लूप में वोल्टेज सोर्स ऐड किया है यानी अपन कह सकते हैं कि यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत ऐड करने से उसके द्वारा क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो अपन ने लिख लिया कि इसमें करंट क्या होगा, आएगा I1 और वोल्टेज क्या आएगा V1, किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो अपन कह सकते हैं कि जो एक लूप में अपन वोल्टेज स्रोत जोड़ रखा है उसी से क्या हो, उसी लूप में धारा प्रवाहित हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो तो उसके द्वारा उसी लूप में धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी, ध्यान से पढ़ना इसको, यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो तो उसके द्वारा उसी लूप में धारा प्रवाहित होती है। यानी कह सकते हैं कि ये वाला अपना एक लूप है, इसमें अपन ने वोल्टेज सोर्स जोड़ रखा है और इसी लूप में क्या होगी, अपने पास धारा प्रवाहित होगी। तब वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाता है अपना परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। या फिर अपन कह सकते हैं जिसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखने है तो वो भी लिखेंगे अपन। तो एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, उसी लूप में क्या हो, धारा प्रवाहित हो। और जो दूसरे सोर्स है, मान लिया कि अपने पास और भी सोर्स हो सकते हैं वोल्टेज सोर्स, तो उसको क्या करना है, ट्रांसफर इम्पीडेंस से प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करना है। या अपन कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है, यानी दूसरे वोल्टेज स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो निवेशी वोल्टता और वह निवेशी धारा का अनुपात परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। अब देखो इसमें जो ये चीज़ लिखी है, तो फर्स्ट चीज़ तो क्या लिखी है इसमें, यदि किसी एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा है तो उसी लूप में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। फिर अपन ने जो दूसरी लिखी है कि यदि इसमें और भी कोई वोल्टेज स्रोत हो, यानी इनपुट का वोल्टेज स्रोत तो अपना काम में ले लिया, यदि और भी सर्किट में वोल्टेज स्रोत लग रहे हो तो उसको क्या करना है, अपन को आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है। वैसे उसको ज़्यादातर इस केस में आंतरिक प्रतिबाधा का मान क्या लेते हैं, इजी बनाने के लिए 0 लेते हैं। तो ये क्या हो गया दूसरी लाइन। फिर अपन तीसरी लाइन कहते हैं कि निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है, अपना परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। अब निवेशी वोल्टता देखो, यहाँ पे अपने पास निवेशी वोल्टता कितनी है, मान लिया कि ये निवेशी वोल्टता है अपनी V1 और निवेशी धारा कितनी है, निवेशी धारा है अपने पास I1। तो ये अपने क्या कहलाएगी, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, यानी इसका अनुपात, यानी निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन Z इन से। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा। यानी Z इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निवेशी वोल्टेज अपॉन में निवेशी करंट, या इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट। तो ये क्या हो जाएगी अपनी
इनपुट वोल्टेज अपन में इनपुट करंट क्या हो जाएगी, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी सर्किट 4 टर्मिनल नेटवर्क बना दिया, इसमें क्या किया, इनपुट वोल्टेज लिया V1, करंट लिया I1, आउटपुट वोल्टेज लिया V2, करंट लिया I2। इनपुट वोल्टेज लिख लिया, आउटपुट दोनों मैंने जो जो था वो लिख लिया। अब यदि किसी भी 4 टर्मिनल के बिहेव के बारे में जानना है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, तो अपने पास जो 4 टर्म आ रही है I1, V1, I2, V2, इसके द्वारा ही अपन को क्या करनी पड़ेगी, इसकी व्याख्या, यानी कोई भी मेजरमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा, इन चारों टर्म के द्वारा ही होगा, क्योंकि अपने पास ये 4 टर्म ही है 4 टर्मिनल नेटवर्क में। तो इसके द्वारा जो भी अपन वेरिएबल लेके या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल लेके काम में लेंगे, तो वो कंसेप्ट आएगा पैरामीटर में। तो अपन बात करते हैं, ये क्या था अपना, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क था, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, लोड लगाया मैंने आउटपुट पे ZL, ये क्या अपना वोल्टेज सोर्स है। तो वही ये वाला डेफिनेशन आपको लिखनी है कि यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो और उसी लूप में क्या हो, धारा प्रवाहित हो, तो दूसरे वोल्टेज स्रोत को क्या करें अपन, आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दे, तो क्या कहलाएगा वो, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या फिर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। देखो इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड हो, तो इसमें एक तो ये जो आंतरिक प्रतिबाधा है, या आंतरिक प्रतिबाधा कहलाती है ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाता है। तो ये इसको अपन कह सकते हैं आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो इसके भी आगे डेफिनेशन आएगी आपके पास। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, परिचालन पॉइंट इम्पीडेंस यानी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस हो जाएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यहाँ पे देखो एक बार जेड इन है, जेड इन तो क्या हो गया अपना ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस हो गया, या इसको मैं यदि उल्टा करके लिख सकता हूँ, यदि अपने पास मान लो कि I1 अपॉन में V1 हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, जो मैंने बताया था जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, जिसमें एक प्रतिबाधा भी पढ़ाया था और एक प्रवेश्यता भी पढ़ाया था, यानी अपन ने एक तो इम्पीडेंस पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, एडमिटेंस पढ़ा था। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ये जब इसका उल्टा हो जाता है यानी 1/Z क्या देता है, Y देता है, तो अपन लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, Y इन के। यानी यदि कोई ऐसी टर्म आती है तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है अपने पास, ये तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, ये क्या है, प्रवेश्यता है। तो ये भी किसके लिए, इनपुट के लिए ही है। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की डेफिनेशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये आंतरिक है, ये आंतरिक नहीं है, क्या है, आंतरिक यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस। सॉरी, ये आंतरिक तो अपने पास जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी, ये क्या है अपने पास केवल आंतरिक है। ये क्लियर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये आंतरिक है और आंतरिक की डेफिनेशन आएगी अपने पास, वो आंतरिक आएगी। तो ये तो क्या अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल इम्पीडेंस हो जाएगा, जो आंतरिक कहते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल इम्पीडेंस। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो देख लीजिए एक बार डेफिनेशन और ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। देखो अपन ने बात की थी नेक्स्ट, सबसे पहले बात की थी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की। अब अपन बात करते हैं आंतरिक प्रतिबाधा की, यानी जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होता है, ये चीज़ देखनी है। तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा में क्या देखा था कि कोई भी वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता है, एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा है, यानी किसी लूप में, यानी इस लूप में यदि वोल्टेज स्रोत जुड़ा है, यानी क्या जुड़ा है अपना, कोई भी सोर्स जुड़ा है, उसी सोर्स के कारण उसी लूप में धारा प्रवाहित होती है। तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है अपना, इनपुट वोल्टेज अपन में इनपुट करंट क्या कहलाता है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहलाता है। अब अपन बात करते हैं जैसे इसका ऑपोजिट है, उसी का ऑपोजिट है अपने पास आंतरिक प्रतिबाधा, यानी जिसे बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस किसे कहते हैं, यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, मान लिया कि ये लूप है, ये मान लेते कि दो लूप की बात करें, एक अपना जे लूप है और एक क्या है अपना के लूप है। तो यहाँ पे मान लिया कि क्या, यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, यानी एक लूप में क्या जोड़ना है अपन को, वोल्टेज सोर्स, ये अपन ने क्या कर दिया, जे लूप में वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया। उस लूप जे के दूसरे लूप में धारा प्रवाहित हो, यानी अपन ने क्या किया, इसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, पर धारा किस में प्रवाहित होनी चाहिए, धारा प्रवाहित होगी दूसरे लूप में। पहले वाली डेफिनेशन में क्या था,
धारा प्रवाहित होगी इसी लूप में। अब अपने पास क्या रहा है कि धारा प्रवाहित होगी दूसरे लूप में, यानी यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो तो उस लूप जे के दूसरे लूप में धारा प्रवाहित के में हो तो धारा प्रवाहित हो तो वोल्टा और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा। यानी मान लिया कि अपने पास कोई लूप है जे और के, यानी जे में अपन ने क्या किया, वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, तो वोल्टेज सोर्स इसमें जोड़ा पर धारा किसमें प्रवाहित हो रही है, के में प्रवाहित हो रही है। तो ये वाला अपना जो वोल्टेज और करंट का अनुपात या रेशो होगा वो क्या कहलाएगा अपना, यानी वोल्टा और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा कहेंगे। इसको व्यक्त किससे करते हैं, वहां पे अपन ने लिखा था कि इसको जेड इन से व्यक्त करते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जेड टी से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा V1 अपन में I2। V1 अपन में I2 क्यों, यहाँ पे अपन ने जो वोल्टेज जोड़ा वो कितना है V1, यानी इसके कारण धारा किसमें प्रवाहित हो रही है, दूसरे लूप में। तो ये हो जाएगा अपना V1 अपन में I2। यदि जे के की फॉर्म में, यानी मैंने जे के दो लूप माने हैं, वोल्टेज सोर्स किसमें जोड़ा अपन ने, जे में, और करंट किसमें प्रवाहित हो रही है, के में। तो इसके फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, जेड टी जे के, यानी जे में जे के कारण के में करंट, तो वी जे अपॉन में आई के, यानी एक वोल्टेज है और एक क्या है, करंट है। तो उसमें भी क्या था, वोल्टेज और करंट था, पर डिफरेंस क्या था वहां पे V1 अपॉन I1 था। यहाँ पे क्या है, V1 अपॉन में I2, यानी एक वोल्टेज के कारण दूसरे लूप में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो वो क्या कहलाएगा अपना, आंतरिक प्रतिबाधा है, ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाएगा। तो ये वाली अपनी दो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक तो है अपने पास फर्स्ट वाली डेफिनेशन ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, दूसरा है अपने पास ट्रांसफर इंपीडेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि उसमें वोल्टेज सोर्स जुड़ा हो तो उसको आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस तो कर देती है बाकी वोल्टेज सोर्स को, पर डिफरेंस ये आता है कि इसमें इसी वोल्ट एक ही लूप में, यानी एक वोल्टेज के द्वारा उसी लूप में धारा प्रवाहित हो, और इसमें क्या है, जे लूप में के, यानी जे के द्वारा के लूप में धारा प्रवाहित हो। तो दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि उसमें सेम लूप में धारा प्रवाहित हो रही थी, इसमें दूसरे लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो अपना कहलाएंगे आंतरिक प्रतिबाधा। इसके बाद मैंने एक नोट लिखा है, तो इस नोट को भी आप नोट कर लेना। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, यदि परिचालन बिंदु यानी ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस होता है, वो क्या होता है अपना Z1 इन की बात करें तो ये क्या होगा, डेल जेड, यानी जो अपन ने इसके पहले आपने न्यूमेरिकल किया स्टॉक लेक्चरर से पहले, तो वो अपन ने देखा होगा कि डेल जेड अपॉन में क्या होगा, डेल 1 होगा। यदि Z2 इन की बात करता है तो डेल जेड अपॉन में क्या होगा, डेल 2 होगा। ये जेड है, डेल जेड और डेल जेड दोनों में ऊपर, नीचे डेल 1 और डेल 2। ऐसे ही आंतरिक प्रतिबाधा की बात करें तो आंतरिक प्रतिबाधा क्या होगी अपने पास, आंतरिक प्रतिबाधा होगी अपने पास डेल टी जे के अपॉन में डेल टी जेड टी 1 2, यानी जेड टी, ये क्या आंतरिक प्रतिबाधा को डिफाइन कर रहा है। जे के यानी जे के कारण के में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी जे का तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज, करंट किसका आएगा, के का। तो अपन ने लिख दिया कि डेल जेड अपॉन में डेल जे के, और जेड टी 1 2 लिखा है तो ये क्या होगा, डेल जेड अपॉन में डेल 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपन जानते हैं, डेल जे के भी जानते हैं, यहाँ 1 2 तो 1 2। अब यहाँ पे जब आंतरिक प्रतिबाधा निकालते तो जस्ट आपने सुना होगा सखंड, यानी मैट्रिक्स में जो अपन एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, वो किस बेस पे लेते हैं, इसी बेस पे लेते हैं, यानी -1 जे प्लस के। यदि यहाँ पे 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, तो ये रिजल्ट 3 होगा, तो ये रिजल्ट कैसा देना चाहिए, माइनस में देना चाहिए। तो ये आप नोट कर लेना कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालनी, तब तो क्या करना है, Z1 इन यानी डेल जेड का डिटर्मिनेंट, और अपॉन में डेल 1 1 भी बताया था कैसे निकालते हैं, डेल जेड भी बताया था। Z2 इन है तो Z2 अपॉन में डेल 2 2, और आंतरिक प्रतिबाधा की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल टी जे के और डेल टी 1 2। तो ये आप नोट कर लेना एक बार, इसके बेस पे भी अपन क्या निकालेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा निकालेंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो कि सिद्ध करो कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रूव दैट जेड टी जे के इज इक्वल टू जेड टी के जे, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये अपना क्या है क्वेश्चन है, एक सिद्ध करना है, एग्जाम में भी आ चुका है ये पहले क्वेश्चन।
जेड टी जे के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड टी के जे, यानी यहाँ पे जे के और यहाँ पे के जे। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जे के कारण के में धारा प्रवाहित हो रही है और के के कारण जे में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो अपन सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बेस पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया अपना ई, थोड़ा सा बड़ा ही बनाना डायग्राम। ये हो जाएगा अपने पास Z1 Z2, ये हो जाएगा अपना Z3, और यहाँ पे अपन क्या आउटपुट निकालेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, लोड, यानी ZL। देखो यहाँ पे अपने पास क्या क्या डायग्राम में किया अपन ने। सबसे पहले तो क्या जोड़ी, एक वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी जोड़ दी। फिर अपन ने इम्पीडेंस जोड़े, यानी इम्पीडेंस कौन सा, Z1 हो गया, Z2 हो गया और Z3 हो गया। अब अपन बात करते हैं ZL। ZL क्या अपना लोड इम्पीडेंस है, जहाँ पर अपन को आउटपुट निकालना है। तो अपन बात करते हैं कि अपने पास दो लूप है, यानी दो लूप का मीनिंग है कि एक तो इसमें जो फर्स्ट लूप है वो तो ये है, यानी इसकी करंट कैसे अपने पास ऐसे, यानी मान सकते हैं कि इसकी करंट कितनी है I1, ये मान सकते हैं कि इसकी करंट कितनी है अपने पास I2, तो ये कितनी हो जाएगी करंट I2। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे करंट कितनी होनी चाहिए, यानी वही किरचॉफ का फर्स्ट नियम, संधि बिंदु वाला, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये पॉइंट है अपना। तो ये हो गया अपने पास, देखो आने वाली धारा है तो I1, जाने वाली धारा कौन सी है I2, और ये कौन सी हो जाएगी प्लस, मान लो कि I3, ये वाली मान लेते हैं। I3 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 माइनस का I2, क्योंकि अपने पास दो करंट ही दे रखी है, एक I1 है और एक I2 है। तो ये हो जाएगी अपने पास I1 माइनस का I2, यानी मैं लिख सकता हूँ I1 माइनस का I2। तो इस बेस पे अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी ये वाला डायग्राम हो जाएगा इसका। क्या किया मैंने, कोई भी वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, इम्पीडेंस जोड़ दिया और लोड इम्पीडेंस जोड़ दिया। इसके बाद अपन करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर सबसे पहले तो लूप कंसीडर करना होगा, A B C D E और F। तो ये मैंने लूप कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप की बात करते हैं। तो देखो लूप फर्स्ट में, यानी लूप फर्स्ट कौन सा है, A B E F A। यदि इसमें इसकी इक्वेशन लिखे वोल्ट किरचॉफ के सेकंड नियम से, तो कैसे लिखेंगे, अपन यहाँ से चल रहे हैं तो क्या आएगा I1 Z1, I1 Z1। अब अपन यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा I1 प्लस दिशा के साथ ही चल रहे, यानी I1 माइनस I2 Z3। अब यहाँ से चल लिए अपन, अब यहाँ से चलेंगे तो ये पहले कौन सा माइनस का टर्मिनल आ रहा है, तो माइनस का E इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I1 Z1 प्लस I1 Z3 माइनस का I2 Z3 इज इक्वल टू E। तो ये हो जाएगा अपने पास, E को तो I1 कॉमन आ रहा है तो I1 कॉमन ले लो, तो Z1 प्लस Z3 माइनस का I2 और Z3 इज इक्वल टू E। यानी ये तो क्या हो जाएगी, लूप नंबर फर्स्ट से इक्वेशन आ जाएगी। क्या करना है, इक्वेशन सबको मैंने बता दी थी कैसे लिखनी है। यदि आप यहाँ से चलते हो, यदि इस लूप में अपन ऐसे चल रहे, नाम दे रखा है अपन को A B E F A से, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आकर क्या करना है, वापस रुकना है। तो ये हो जाएगा अपना A B E F और A। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया I1 Z1, यहाँ पे मैंने करंट मान लिया I1 I2 है, तो यहाँ पे इसके साथ लिख दिया I1 Z1। अब नीचे जाएंगे तो डायरेक्शन के साथ ही अपन, तो I1 माइनस का I2 मल्टीप्लाई Z3, और इधर से चलेंगे तो वापस माइनस का E, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल जो पहले आता है वो पहले लिखते हैं, तो माइनस आ रहा है तो माइनस। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। यदि सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी, लूप सेकंड में, लूप सेकंड कौन सा है अपना, B C D E B में। तो इसमें इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो I2 Z2, I2 Z2, फिर वहाँ से चलेंगे तो अपना I2 ZL, I2 ZL, फिर अपन चलेंगे तो वापस ये, अब देखो यहाँ से अपन यहाँ तक तो आ गए, अब अपन ऊपर जा रहे हैं, करंट कैसे आ रही है, अपन से आके टकरा रही है, तो क्या होगा माइनस का I1 माइनस का I2, साथ में क्या होगा Z3 इज इक्वल टू 0। जब अपन से करंट टकराती है तब माइनस में लेना है, नहीं टकराती है तो प्लस में लेना है। तो I2 Z2 ये सब 2 है, प्लस का I2 ZL, माइनस का यदि मल्टीप्लाई करें तो I1 Z3 प्लस का I2 Z3 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है वो कॉमन निकालो। देखो I2 इसमें भी आ रहा है, I2 इसमें भी आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, माइनस का I1 Z3
और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दिया, तो आई टू कॉमन ले लिया तो क्या आएगा Z3 यानी Z2 प्लस का Z3 प्लस का ZL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगी अपनी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकेंड इन दोनों इक्वेशन से अपन को क्या लगाना है, यहाँ पे क्रेमर नियम लगाना है। तो क्रेमर नियम आप लगा सकते हो, कैसे लगाएंगे क्रेमर नियम, ये दोनों इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन से क्रेमर नियम लगा लो या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो क्रेमर नियम से क्या हो जाएगा अपने पास Z1 प्लस Z3 और माइनस का Z3, नीचे वाली इक्वेशन है I1 के साथ क्या है माइनस का Z3 और ये क्या है अपना Z2 प्लस Z3 प्लस का ZL, तो ये क्या हो जाएगा अपना Z वाली साइड है। ऐसे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा I1 और I2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना E और 0, तो ये वाली क्या बन जाएगी अपना क्रेमर नियम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये तो क्या अपना Z की मैट्रिक्स है, ये किसकी है I की है और ये किसकी है अपना E की है। तो ये वाली क्या हो गई अपनी मैट्रिक्स। अब इसको अपन को निकालना क्या है, अपन को सिद्ध करना है कि ZTJK और ZTKJ क्या होना चाहिए, वो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है डेल Z निकालना है। तो एक बार इसको लिख लो फिर अपन देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है लिख सकते हैं। अब इस ये तो अपना डेल Z निकालना है, तो सबसे पहले तो देखो डेल Z कहाँ से निकलेगा अपना, डेल Z क्या है, डेल Z अपना निकलेगा यहाँ से, यानी मैं डेल Z इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कि ये होगा अपने पास Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 माइनस का Z3 और ये हो जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालें डेल Z निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन डेल Z। तो डेल Z देखो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये क्या करना है सारने के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखो Z1 प्लस Z3, इसका होगा तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या होगा अपना Z3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL। ऐसे ही प्लस का करोगे तो Z3 Z2 प्लस का Z3 का स्क्वायर प्लस Z3 ZL और माइनस का Z3 का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रहेगा Z1 Z2, यानी इसको लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस का Z1 Z3 प्लस का Z1 ZL प्लस का Z3 Z2 और प्लस का Z3 ZL। तो देखो ZL कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन निकालो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 ZL प्लस Z3 Z2 ZL कॉमन आ जाएगा तो ये क्या रहेगा अपने पास Z1 प्लस का Z3। तो एक तो ये क्या आ गया अपना डेल Z आ गया। अब देखो अपन यहाँ पे बात करें कि डेल Z तो आ गया, अब अपन बात करते हैं कि डेल 1 कितना है, यानी अपन लिख सकते हैं ये क्या है डेल 1 है, डेल 1 है, ये डेल 2 है और डेल 2 है। यदि अपन बात करते हैं अपन को देखो निकालना क्या है ZTJK इक्वल टू TKJ, यानी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ZT12 इज इक्वल टू ZT21, क्या लिख सकता हूँ क्या सही है। J की जगह क्या रखा 1, K की जगह 2, यानी इसको मैं इस रूप में कन्वर्ट कर दिया ZT12 और ZT21। तो ये वाली चीज़ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो अपन वैल्यू रख लेते हैं कि Z12 कितना होगा, यानी यदि मैं बात करता हूँ डेल 12 की, यानी डेल 12 कितना आएगा अपने पास, देखो डेल Z तो आ गया, ये डेल 12 की बात करें तो डेल 12 कितना आना चाहिए अपने पास माइनस का Z3 आना चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा डेल 12 इज इक्वल टू माइनस का Z3। तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास डेल 12 इज इक्वल टू माइनस का Z3 और डेल 21 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो Z21 ये तो हो गया डेल और ये क्या हो गया डेल 21 माइनस का Z3। अब अपन को निकालना क्या है, निकालना क्या अपन को सबसे पहले तो ये चीज़ निकालनी है, तो ये चीज़ आप निकाल सकते हो, इस डायग्राम को हटा दो।
देखो यहाँ पे अपन को निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, डेल, क्या क्या निकालना है अपन को, डेल टी, यानी क्या है अपने पास, जेड यानी जेड टी 1 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड टी को क्या लिख सकता हूँ, डेल जेड अपॉन में डेल क्या 1 2, जो अपन ने नोट में लिखा था वही चीज़ लिख रहे हैं, डेल जेड अपॉन में डेल 1 2, तो डेल 1 2 और -1 की पावर 1 + 2, तो डेल जेड तो कितना आ रहा है, देखो डेल जेड अपनी ये कंप्लीट टर्म आ रही है, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL और Z1 प्लस Z3, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, डेल 1 2 की वैल्यू कितनी, डेल 1 2 की वैल्यू माइनस का Z3, तो ये रिजल्ट क्या रहेगा, और -1 है, और इसके साथ में क्या रहेगा इसके आगे, यानी -1 की पावर, इसके आगे लिख लेना कि -1 की पावर 1 + 2, यानी ये भी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो ये माइनस आ रहा है इसकी वजह से, एक ये माइनस, तो ये क्या दे देगा, Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 ZL Z1 प्लस Z3 अपॉन में क्या आ जाएगा, Z3, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, डेल टी 1 2 की, तो एक वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, ये आ गई, यदि दूसरी वैल्यू निकालनी है तो दूसरी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, दूसरी कैसे निकालनी है अपन को, जेड टी 2 1 है, यानी डेल जेड अपॉन में डेल 2 1 हो जाएगा, डेल जेड अपन जानते हैं, और माइनस का 1 2 + 1, तो ये भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस और इसका माइनस, यानी डेल जेड तो वही आएगा अपने पास, Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z3 ZL प्लस ZL Z1 प्लस Z3 अपॉन में Z3 का 3 आएगा, क्योंकि डेल 2 1 भी क्या है अपना, माइनस का डेल 3, और तो यहाँ पे जो माइनस आ रहा था, माइनस का 1 2 + 1, यानी ये माइनस और ये माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा, यानी हम लिख सकता हूँ Z21 = Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 ZL प्लस ZL अपॉन में Z3, तो ये देखो दोनों रिजल्ट क्या आ गए अपने, सेम आ गए, यानी ZT1 2 भी क्या है, यही इक्वेशन आ रही थी, ZT21 भी क्या आ रही थी, यही इक्वेशन आ रही थी, इसकी वजह से अपन लिख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन, यानी नंबर देना हो तो दे दूँ मैं A और B, यदि ये वाली A और B दोनों सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, ZTJK = ZTKJ, यानी ये वाला क्या हो जाएगा अपना, प्रूफ हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आएंगे अपन पैरामीटर के साथ, तो एक अच्छा सा कंसेप्ट है पैरामीटर, जिसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क का 3 तरह के सर्किट होते हैं, उसको पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, तो वो देखेंगे, तो ये एक बार आप नोट कर लीजिए।